दिस इज़ ज्योति जायसवाल और मैं आपके लिए साइंस की वीडियोस आपके लिए मैं अपलोड करती हूँ। तो आज हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक। आप ये सेल थ्योरी हमने पढ़ी थी और सेल थ्योरी में आपने क्या क्या पढ़ा, आपको उसमें पता चला कि हाँ किसने क्या डिस्कवरी की, और डिस्कवरी की तो उसमें कौन कौन से बायोलॉजिस्ट ने इंटरेस्ट दिखाया। उसके बाद आपको ये पता चला कि लिविंग बैक्टीरियल सेल, उसमें आपके लीवन हॉक ने आपके डिस्कवर किया लिविंग बैक्टीरिया जो आपके थे लिविंग मतलब लिविंग सेल बैक्टीरिया में किया, और आपके आरबीसीज थे, स्पर्म्स थे, और न्यू सेल्स कहाँ से एराइज होती हैं, प्री एग्जिस्टिंग सेल से, ये विर्चुआ ने बताया था। ठीक है, तो आगे हम बढ़ते हैं कि आपके यूनिसेलुलर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में हमने डिफरेंसेस भी देख लिए, उसमें क्या कैरेक्टर्स हो सकते हैं क्या नहीं हो सकते हैं, यानी कि यूनिसेलुलर क्या वर्क कर सकती है, फंक्शन कर सकती है, और क्या मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के सेल फंक्शन क्या कर सकते हैं, इन चीज़ के बारे में हमने डिस्कस किया। इवन आपको मैंने प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में भी बताया। इसका एग्जांपल आपको हमने फ़ोन पे आपका फ़ोन का एग्जांपल दिया था, क्योंकि जो आपके फ़ोन से वो काफ़ी आउटडेटेड थे, उसमें एक बेसिक फीचर्स थे। ऐसे ही हमारे जो प्रोकैरियोटिक थे ऑर्गेनिज्म हैं उनमें भी आपके कुछ बेसिक फीचर्स ही हैं कि हाँ खाली आपके खाने को डाइजेस्ट करना, रिप्रोड्यूस करना, एक्सक्रीशन करना, इतना ही फंक्शन था। दैट्स ऑल। एंड यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म लाइक वी ऑल कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर एंड हैव अ कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गन सिस्टम्स। आपके जितने भी इसमें कॉम्प्लेक्सिटी है उतने ही आपका इनका फंक्शन भी डिफरेंट है, और स्पेसिफिक सेल्स आपके स्पेशलाइज्ड हैं स्पेसिफिक फीचर्स को या स्पेसिफिक फंक्शन करने को के लिए। ठीक है, तो इतना हमने डिस्कस किया था। अब आते हैं कि आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कंपोनेंट ऑफ सेल। अब सेल किन किन चीज़ों से मिलकर बना है, या सेल के अंदर आपके किन चीज़ों को हम सेल कहते हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा इन वीडियोस को, क्योंकि आपके लिए ही वीडियो ये बन रही है, और आप लोग अगर नहीं पढ़ेंगे तो आगे आपके हाई स्कूल में प्रॉब्लम होगी। ये आपका समझ लीजिए कि आपका बेस है, जैसे आपकी सेल आपकी लाइफ की बेस है ना, उसी तरह। तो हम आगे बढ़ते हैं कंपोनेंट ऑफ सेल की तरफ। कंपोनेंट्स ऑफ सेल, देर आर 3 मेन। ऐसे तो कई कंपोनेंट्स होते हैं, क्योंकि हमारे पास प्लांट सेल और एनिमल सेल्स दोनों होती हैं, लेकिन हम उन्हीं कंपोनेंट्स को पढ़ेंगे जो प्लांट, एनिमल, ह्यूमन सब में, सारे ऑर्गेनिज्म में सेम होती हूँ। ठीक है, जैसे आपने इसमें होता है, अब आपका है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। आप कुछ सोच रहे होंगे मैम मैंने तो सेल वॉल भी पढ़ी है। हाँ पढ़ी है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, सेल वॉल भी होती है, लेकिन सेल वॉल सिर्फ प्लांट सेल में होती है, एनिमल सेल में नहीं पाई जाती है सेल वॉल। और जो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, जिसे हम सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, ये आपके सारे टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म में पाई जाती है, यानी कि सारे सेल्स में ये आपके जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जिसे हम सेल मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं, ये सब में पाई जाती है। ठीक है, तो इसके हम कैरेक्टर्स को देखते हैं, फिर आगे आपके बढ़ते जाते हैं। और आपके न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की थी, लास्ट में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की थी, जिसे हम साइटोप्लाज्म कह रहे हैं, इसे ही प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। तो प्रोटोप्लाज्म और हमने न्यूक्लियस की डिस्कवरी बता रखी है, उसको आप फिर से रिमाइंड करिए, अभी सोचिए कि मैंने क्या बताया था, क्या पढ़ाया था आगे की वीडियो में। ठीक है, तो आप इसको ध्यान करिए, जब दिमाग लगाएंगे ना तो आपको तुरंत याद आ जाएगा, और कमेंट में फटाक से लिख दीजिए, तो आपका भी फ़ायदा हो गया और हमको भी सुनने को मिल गया। शायद मैं भूल गई हूँ, मुझे ना याद हो। ठीक है, तो मुझे भी याद दिलाने के लिए आप कमेंट में ज़रूर लिख दीजिएगा। ठीक है, तो आगे हम बढ़ते हैं कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या फीचर्स हैं, क्या हो सकते हैं, ये हम आज पढ़ेंगे। थिन होती हैं, इलास्टिक होती हैं, डिस्टिंक्ट कवरिंग दैट सराउंड द सेल फ्रॉम ऑल द साइड्स। मान लीजिए कोई आपकी सेल है, ठीक है, ये आपकी कोई सेल है, ये क्या करेगी, इसमें क्या बताया गया है कि कवरिंग दैट सराउंड द सेल फ्रॉम ऑल द साइड। ये कभी कभी क्या होता है, सेल वॉल क्या होती है, कभी कभी ऐसे होती है, ऐसे होती है। ठीक, लेकिन यहाँ बताया गया कि ऑल द साइड, यानी कि जो सेल आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी वो सेल को सारे साइड से कवर्ड करेगी। ठीक है, ये थिन होती हैं और इलास्टिक होती हैं, ये वर्ड आपका, और ये वर्ड को हम डिस्कस करेंगे। थिन होती है, पतली होती है बहुत, और इट सेपरेट द कंटेंट ऑफ द सेल फ्रॉम द सराउंडिंग्स। ये आपके जो सेल है,
सेल के अंदर जो भी आपके मटेरियल भरे हुए हैं, ये कंटेंट को, सेल कंटेंट को क्या करती हैं, सराउंडिंग से आपके सेपरेट करती हैं। देखिए, सेपरेट करना अलग चीज़ है और एक आइसोलेट करना, ठीक है। आइसोलेट नहीं है, सेपरेट है, सिर्फ सराउंडिंग से सेपरेट करती हैं। आइसोलेट का मतलब ये होता है कि जो हमारी ना तो इन्वायरमेंट से कुछ चीज़ें अंदर आ सकती हैं और ना ही आपके अंदर से इन्वायरमेंट में कुछ जा सकती हैं, ये होता है आइसोलेट करना। लेकिन यहाँ पे वर्ड यूज़ हुआ है सेपरेट, ये आप देख रहे हैं, इट सेपरेट द कंटेंट ऑफ द सेल। जो आपके इसमें सेल के अंदर जो कंटेंट भरे हुए हैं उनको क्या करती है, सेपरेट करती है सराउंडिंग से, ठीक है, आपके इन्वायरमेंट से। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ अंदर ना आ सकता है ना बाहर जा सकता है। अगर ऐसा हो जाए तो अमीबा जो है वो भूखे मर जाए, हाँ, भूख से मर जाए, क्योंकि अमीबा को जब भूख लगेगी तो उसके अंदर कोई किचन तो है नहीं कि वो अपने ही बॉडी के अंदर से किचन से खाना निकाला और बनाया खा लिया, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो अमीबा क्या करेगा, बाहर से इन्वायरमेंट से तो फूड कैप्चर करता है। अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये कह दे कि नहीं मैं आइसोलेशन में हूँ, आइसोलेशन वर्ड से आप बहुत इंट्रोड्यूस हैं, क्योंकि कोविड-19 के समय आइसोलेशन या आइसोलेट वर्ड बहुत यूज़ हुआ है। तो ये आपको डेफिनेशन बहुत ही ईजी फॉर्म में समझ में आएगी कि आइसोलेशन का मतलब क्या होता था, ना कोई अंदर जा सकता है ना कोई अंदर से बाहर आ सकता है। तो यहाँ पे आइसोलेशन नहीं हो रही है, आइसोलेट नहीं हो रही, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंटेंट को आइसोलेट नहीं कर रही है, सिर्फ सेपरेट कर रही है आपके इन्वायरमेंट से या सराउंडिंग से। अब अमीबा अगर बाहर से फूड ना ले तो भूखे मर जाए, तो क्या करता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन उसको अलाउ करता है कि हाँ, जो आपके लिए यूजफुल हो, जो आपकी बॉडी में डाइजेस्ट हो सके, उसी फूड को अंदर लाना, ये भी अलाउ करती है। देखिए यहाँ पे आपको पता चलेगा ये सेलेक्टिव परमेबल है, ये देख रहे हैं सेलेक्टिव परमेबल, मतलब ये सेपरेट तो कर रही है सराउंडिंग से, लेकिन किन चीज़ों को, जो चीज़ें आपके लिए हानिकारक हैं यानी सेल के लिए आपके हार्मफुल हैं, उन चीज़ों को वो क्या करेगी, बाहर ढकेल देगी, वो अंदर आने नहीं देगी। इसीलिए इसको बोला गया है कि ये क्या है, इट इज़ सेलेक्टिव परमेबल। परमेबल का मतलब होता है अलाउ करना, और सेलेक्टिव चीज़ें, मान लो जहर आ गया तो सेल क्या हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। तो क्या हम रह सकेंगे, नहीं रह सकेंगे। इसीलिए तो इसको बता दिया गया कि ऐसा है, तुम सेलेक्टिव परमेबल हो, तुम्हारी ड्यूटी है कि सेल के अंदर क्या आना है और क्या नहीं आना है, ये आप डिसाइड करोगे सेल के अंदर, ठीक है। कौन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड ऑफ ओनली सिलेक्टेड मटेरियल। देखिए इसमें सिलेक्टेड मटेरियल लिखा हुआ ना, सिलेक्टेड मटेरियल ही सेल के अंदर आ सकता है, क्योंकि जो आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो क्या है, सिलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन है, उसमें कोई भी हार्मफुल चीज़ें नहीं आ सकती अंदर। कंपोज्ड ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स लाइक लिपिड एंड प्रोटीन्स। जो आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो लिपिड एंड प्रोटीन से बनी होती है। लिपिड एंड प्रोटीन, प्रोटीन की 2 लेयर होती है जिसे हम बाइलेयर प्रोटीन कहते हैं, और लिपिड की 1 लेयर होती है, जिसका आपका फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ये जो आपका लिखा हुआ है उससे हम समझेंगे, ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी इनेबल्स टू सेल, इनका ये लाइन आपकी हम बाद में क्लियर करेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैन बी एक्सप्लेन बाय फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल आपके बॉडी, देखिए इसमें दिखा होगा, जो कुछ इस तरह से होती है, ठीक है, थोड़ा सा स्ट्रक्चर इस तरह। तो ये क्या होती है, ये प्रोटीन की लेयर होती है, ये प्रोटीन की लेयर, ये प्रोटीन की लेयर, तो बाई लेयर हो गई। और ये नीचे की तरफ क्या होती है आपकी लिपिड, ये क्या है, लिपिड। तो ये फ्लूइड मोज़ेक जो मॉडल बना होता है, आपने देखा होगा कि यहाँ पे ऐसे 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 करके करा होता है, ठीक है। तो लिपिड की 2 लेयर होती हैं और प्रोटीन की 2 लेयर होती हैं और लिपिड की 1 लेयर होती हैं। और जो आपकी प्रोटीन होती है वो 2 टाइप्स की होती है, कि इंट्रिंसिक प्रोटीन होती है और एक एक्सट्रिंसिक प्रोटीन होती है। इंट्रिंसिक प्रोटीन का मतलब कि जिसके अंदर आपकी प्रोटीन धसी हो लिपिड के अंदर, ठीक है, और एक्सट्रिंसिक मतलब जो ऊपर ऊपर आपके लगी हो, उसे ही कहते हैं। तो इसलिए बताया गया जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है उसको हम स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन को फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के द्वारा हम समझ सकते हैं, क्योंकि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल का जो आपका स्ट्रक्चर है वो लाइक दैट प्लाज्मा मेम्ब्रेन का भी है, क्योंकि ये जो उसकी लेयर है लिपिड एंड प्रोटीन से मिलकर के बनी हुई है। लिपिड आपकी प्रोटीन बाई लेयर होती है एंड लिपिड 1 लेयर होती है, जो कि मिडिल में पाई जाती है। आपके एनसीईआरटी बुक में ये स्ट्रक्चर फ्लूइड मोज़ेक मॉडल का दिया हुआ है, उसको ध्यान से देखिएगा कि उसमें आपकी 2 लेयर प्रोटीन की है और 1 लेयर लिपिड की है, ठीक है। जो प्रोटीन है वो 2 टाइप्स के हैं, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक।
ओके। तो जो स्ट्रक्चर है वो एक्चुअली में फ्लूइड मोज़ेक मॉडल का है, लेकिन इन्होंने कहा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का सेम ऐसे ही स्ट्रक्चर होता है, यानी कि लिपिड एंड प्रोटीन से मिलकर के बना होता है। तो ये सेलेक्टिव परमेबल भी होती हैं और आपकी ये इलास्टिक भी होती हैं, थिन भी होती हैं। इस पॉइंट को अभी हम समझेंगे पैसिव नोट से, ठीक है, कि आपके पैसिव नोट क्या होते हैं, आगे हम इसको देखते हैं। तो आते हैं, आपके बताए थे कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट आपके तीन टाइप के ट्रांसपोर्ट होते हैं। ट्रांसपोर्ट का मतलब यहाँ पे क्या बताया गया है कि जो आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन हैं उनसे कैसे गैसेस, वाटर आपके और अदर मॉलिक्यूल्स कैसे आपके ट्रांसपोर्ट होते हैं, ठीक है। तो ये बताना है कि ट्रांसपोर्ट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन, आपके जो मॉलिक्यूल्स हैं कैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन को के अंदर घुसती हैं या फिर अक्रॉस होती है, ट्रांसपोर्ट होती हैं, ठीक है। तो टाइप्स बताया कि आपके 3 टाइप के हैं, पैसिव, एक्टिव एंड आपके बल्क होते हैं। तो ये आपके पहला है आपका पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, इट इज़ आपका स्लो प्रोसेस। ये जो आपकी ट्रांसपोर्ट होती है ये बहुत ही स्लो प्रोसेस होती है। कैसे होती है स्लो, देखते हैं। डज नॉट रिक्वायर्स एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी, इनको इस प्रोसेस को करने के लिए इनको कोई भी एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब कैसे ज़रूरत नहीं पड़ेगी वो मैं अभी आपको बताती हूँ। इट अकर्स डाउन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट्स, और ये जो पैसिव ट्रांसपोर्ट है ये आपकी कंसंट्रेशन के ग्रेडियंट ही चलती हैं, क्योंकि इनका काम क्या है, हाई कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन जाना। कैसे होता है अभी बताते हैं आपको। डज नॉट रिक्वायर कैरियर प्रोटीन, और इनको मतलब कि ट्रांसपोर्ट जाने के लिए, यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर घुसने के लिए, सेल के अंदर जाने के लिए किसी भी कैरियर की ज़रूरत नहीं है, कैरियर प्रोटीन की ज़रूरत नहीं होती है। ये खुद ब खुद जा सकते हैं। जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं जैसे वाटर, गैसेज एंड आयंस, ये सब जा सकते हैं पास थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इट इज़ टू टाइप्स, डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। देखिए अभी जो लिखा है वो लिखे हुए हैं सारे, ये आपको कैसे समझ में आते हैं। पहली बात तो आपकी जो पैसिव ट्रांसपोर्ट है वो स्लो प्रोसेस है, बहुत ही स्लो है, धीरे जाती है, ठीक है। इसमें जब ये प्रोसेस होती है, यानी कि किसी भी मॉलिक्यूल्स का एक स्थान से दूसरे स्थान, यानी कि जो आपके इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट से आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जब एंटर करेगी, यानी कि ट्रांसपोर्ट करेगी, तो इसको किसी की ज़रूरत नहीं है। मतलब जो ज़रूरत क्या, आपके प्रोटीन, कैरियर प्रोटीन जो लेके जाए इनको जो मॉलिक्यूल्स हैं आपके वाटर, गैसेस, आयंस, जो मॉलिक्यूल्स हैं वो मॉलिक्यूल्स को ले जाने के लिए किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं है, वो खुद ब खुद जाएंगे, बट स्लोली जाएंगे। ये होता है पैसिव ट्रांसपोर्ट, कि ये धीरे धीरे ही जाएंगे और इनको किसी की ज़रूरत नहीं है। और दूसरी बात कि इनमें जब ये ट्रांसपोर्ट होता है इस टाइप का, तो इसमें किसी भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट ही नहीं होती है कि हाँ एनर्जी इसमें लगनी है, ठीक है। तो जैसे कि आप मान लीजिए कि एक गिलास में आपने पानी लिया, ठीक। अब आपकी जो बताया गया है कि आपके पैसिव ट्रांसपोर्ट 2 तरीके के होते हैं।